हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा हिंदी विषय पाठ 9 ईमानदारों के सम्मेलन में, जिसके लेखक है श्री हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ का संपूर्ण क्या है, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस को, ठीक है, भाषा अभ्यास को हम इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने लेसन का एक्सप्लेनेशन, इस पाठ को कन्नड़ा और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इसका विवरण किया हुआ वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो आप उस वीडियो को अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। आपको उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे। पहले देखेंगे लेखक परिचय। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन आदि। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। शब्दार्थ: पर्दाफाश, अनावरण, कतई, हरगिज़, कभी भी, हलफिया, कसम से, तकलीफ, कष्ट, शानदार, वैभवयुक्त, डेलीगेट, डेलीगेट, प्रतिनिधि, जलसा, समारोह, उत्सव, हिचक, संकोच, गनीमत, खुशी की बात, चश्मा, ऐनक, कागजात, कागज पत्र, हल्ला, शोर, इत्मीनान, भरोसा, विश्वास, हरारत, हल्का ज्वर, हरगिज़, बिल्कुल, किसी दशा में भी, सिरहाना, तकिया। ठीक है, तो ये हो गए शब्दार्थ। आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है, प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी है। दूसरा है, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? उत्तर है, लेखक पहले दर्जे का किराया लेने के लिए वे दूसरे दर्जे में सफ़र करना चाहते थे। तीसरा प्रश्न, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? उत्तर है, लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। चौथा प्रश्न है, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? उत्तर है, स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। पांचवा प्रश्न, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? उत्तर है, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। छठा प्रश्न है, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? उत्तर है, सम्मेलन में लेखक के
भाग लेने से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। प्रश्न 7, लेखक को कहाँ ठहराया गया? उत्तर है लेखक को होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया। 8वां प्रश्न है ब्रीफ केस में क्या था? उत्तर है ब्रीफ केस में कागजात थे। 9वां प्रश्न लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? उत्तर है लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था। 10वां प्रश्न है तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? उत्तर है तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। दूसरा मेन प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? उत्तर लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? उत्तर है लेखक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब पहुँचे तो स्टेशन पर उनका खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई। जब लेखक ने उन फूल मालाओं को देखा तो सोचने लगे कि आसपास कोई माली होता तो यह सारी फूल मालाएं उसे बेच देता। ठीक है। तीसरा प्रश्न है लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? उत्तर है ईमानदारों के सम्मेलन में बड़ी चोरियां होने लगी थी। इससे सभी डेलीगेट्स हल्ला मचा रहे थे। इसीलिए स्वागत समिति के मंत्री आए और वहाँ के कार्यकर्ताओं को खूब डांटने लगे और पुलिस बुला के सबकी तलाशी लेने की बात कही। तभी लेखक जी उन्हें समझाने लगे कि ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। प्रश्न 4 चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? उत्तर सम्मेलन के उद्घाटन के बाद लेखक जी जब अपनी चप्पलें पहनने गए तो देखा कि उनकी चप्पलें गायब थी।
उनकी नई और अच्छी चप्पलें थीं। अब उस जगह पर एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें थी। तभी एक ईमानदार डेलीगेट उनके कमरे में आए और कहने लगे कि चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। अगर दोनों एक ही जगह पर होगी तो कोई भी उन्हें पहनकर चला जाएगा। और सुझाव देने लगे कि एक चप्पल एक जगह पर हो तो दूसरी चप्पल 10 फुट दूर होनी चाहिए, इससे चोरी नहीं होगी। 5वां प्रश्न, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर है, लेखक ईमानदार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। पहले तो उन्हें अपनी चप्पलें खोनी पड़ी। बाद में उनके कमरे से चादर गायब हो गई। उसके बाद में धूप का चश्मा भी चोरी हो गया। फिर कंबल गया तो किसी का ब्रीफ केस चला गया। अंत में तो उनके कमरे का ताला ही चोरी हो गया। इस अनुभव से उनको लगा कि अगर कुछ देर और रुकूंगा तो कहीं वह खुद भी चोरी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। आगे बढ़ेंगे। 6ठा प्रश्न, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? उत्तर है, लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। आने जाने का पहले दर्जे का किराया देने की बात कही तो लेखक ने मान लिया और सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन वे ईमानदारी के लिए नहीं गए थे, बल्कि लेखक जी पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में सफ़र करके पैसा बचाना चाहते थे। यहाँ पर उनकी बेईमानी दिखाई देती है। नेक्स्ट, थर्ड मेन क्वेश्चन, तीसरा मुख्य प्रश्न, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने के बाद खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इस प्रश्न को। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। चलिए देखेंगे उत्तर को। दूसरे दिन लेखक तैयार होकर बैठक में जाने के लिए अपना धूप का चश्मा खोजने लगे। तभी उन्हें अपना धूप का चश्मा कहीं भी नहीं मिला। रात में ही उन्होंने अपना धूप का चश्मा उतारकर टेबल पर रखा था, लेकिन अब वहाँ पर नहीं था। लेखक ने जब 1-2 लोगों से यह बात कही तो बात फैल गई और सभी आकर अपनी सहानुभूति जताने लगे। इतने में एक ईमानदार डेलीगेट आए और वे भी अपनी सहानुभूति जताने लगे।
तो लेखक ने देखा कि उस डेलीगेट ने धूप का चश्मा पहना था, लेकिन एक दिन पहले ही उनके पास धूप का चश्मा नहीं था और गौर से देखा तो लेखक को पता चल गया कि वह उन्हीं का धूप का चश्मा है। यहाँ पर लेखक अपने धूप का चश्मा खो जाने से बेहाल थे, तो दूसरी ओर वह ईमानदार डेलीगेट लेखक का चश्मा पहनकर इत्मीनान से थे। दूसरा प्रश्न, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच क्या वार्तालाप हुआ? उत्तर है, सम्मेलन में चोरियों की वजह से बहुत हल्ला हो रहा था। तभी मंत्री आए और कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है। तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही है। यहाँ ईमानदार सम्मेलन है। बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। तभी एक कार्यकर्ता ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट, यहाँ पर डेली का गेट हुआ है, वो क नहीं आएगा, डेलीगेट कर लीजिए आप। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। डेलीगेट यहाँ वहाँ आए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशियाँ किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए, संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेखक जी जब स्टेशन पर पहुँचे तो उनका खूब स्वागत हुआ और लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई। तभी लेखक ने सोचा कि अगर पास में कोई माली होता तो सारी मालाएं बेच देते। उद्घाटन समारंभ के बाद उनकी नई और अच्छी चप्पल चोरी हो गई थी और उसकी जगह पर पुरानी चप्पल थी और एक ईमानदार डेलीगेट ने ही उनकी चप्पल पहनी थी और उन्हें ही चप्पलों पर नसीहत दे रहा था। दूसरे दिन उनका धूप का चश्मा भी चला गया। लोग सहानुभूति जताने लगे तो एक डेलीगेट उनके पास आए और उन्हें उनके धूप के चश्मे के बारे में पूछने लगे। थोड़ी ही देर में लेखक जी को पता चल गया कि वे उनका ही धूप का चश्मा पहने हुआ है। उनका धूप का चश्मा पहनकर भी वह डेलीगेट बड़ा इत्मीनान से था। तीसरे दिन उनका कंबल चला गया। चौथे दिन उनके कमरे का ताला भी चला गया। इस प्रकार ईमानदारों के सम्मेलन में सभी
बेईमानी की घटनाएं हो रही थी। अंत में लेखक जी को लगा कि अगर वह और रुके तो कहीं वह भी चोरी ना हो जाए। इस प्रकार ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक को कई अलग अलग अनुभव हुए। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारे प्रश्नोत्तर हो गए। एक वाक्य में, 3-4 वाक्य में, 4 और 6 वाक्य में। अभी आगे देखेंगे हम ग्रामर के भाग को। ठीक है, ग्रामर पार्ट, व्याकरण भाग को अभी हम देखेंगे। चौथा मुख्य प्रश्न है अनुरूपता। पहले के जो 2 शब्द है उसके अनुरूप में हमें तीसरे के अनुरूप में क्या है, चौथा शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहला देखिए, पहला दिन चप्पलें गायब थी। दूसरे दिन चादरें गायब थी। सेकंड है, तीसरे दिन कंबल गायब था। चौथे दिन, अगर आपने अच्छे से लेसन समझा है तो आपको ये आंसर्स फटाफट आ जाएंगे। जी हाँ, चौथे दिन ताला गायब था। रिक्शा 3 पहियों का वाहन है, तो साइकिल कितने पहियों का वाहन है? 2 पहियों का वाहन, बिल्कुल ठीक। रेलगाड़ी पटरी, रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है? पटरी पर चलती है। और हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 5वां प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। हम लोग इस शहर में एक डैश सम्मेलन कर रहे हैं। कौन सा सम्मेलन कर रहे थे जी वो लोग? ईमानदारों का। करेक्ट। हम लोग इस शहर में एक ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरा है, मेरी चप्पलें डैश थी। कैसे थी उनकी चप्पलें? क्या थी उनकी चप्पलें? गायब थी। मेरी चप्पलें गायब थी, है ना। उनकी बड़ी अच्छी और नई चप्पलें थी जो कि गायब हो गई थी। तीसरा है, वह मेरा चश्मा लगाए डैश से बैठे थे। कैसे बैठे थे वे? इत्मीनान से। वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी डैश होगी। क्या होगी जी थोड़ी सी इतनी बड़े सम्मेलन में? पता है ना? हाँ, गड़बड़ी लेखक ने कहा था ना। जी हाँ, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। चलिए, छठा प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि अपोजिट। फर्स्ट है, पहला है आगमन। आगमन यानी कि आना, और जाने का होता है निर्गमन। आगमन, निर्गमन। दूसरा है रात, इसका विलोम होता है दिन। तीसरा है जवाब का अपोजिट सवाल। चौथा है बेचना, और बेचने का अपोजिट क्या होता है? खरीदना। पांचवा है सज्जन, और इसका अपोजिट हो गया दुर्जन। एक बार फिर से देखेंगे। आगमन, निर्गमन, रात, दिन, जवाब, सवाल, बेचना, खरीदना, सज्जन, दुर्जन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, बहुवचन रूप लिखिए। वचन तो आपको मालूम है ना, एक वचन, बहुवचन। हाँ जी हाँ, वही। अगर आपको वचन के बारे में डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनको लिखेंगे बहुवचन रूप में। बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा। ओके, तो पहला है कपड़ा, कपड़े। चादर, चादरें। बात, बातें, जो आप लोग बहुत सारी करते हैं ना वो। डिब्बा, डिब्बे। चीज़,
चीज़ें, ठीक है। कपड़ा कपड़े, चादर चादरें, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज़ चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न, प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। यहाँ पर हमें 2 प्रेरणार्थक क्रियाएं रूप लिखते हैं जी। प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। आई होप कि आप सबको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। ठहरना, ठहरना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है ठहराना और द्वितीय होता है ठहरवाना, ठीक है। सेकेंड वन धोना, इसका पहला है धुलाना, दूसरा है धुलवाना। थर्ड वन है देखना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक है दिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है दिखवाना। चौथा है लौटना और इसका प्रथम प्रेरणार्थक है लौटाना और द्वितीय है लौटवाना, ठीक है। 5वां है उतरना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप उतराना और द्वितीय रूप है उतरवाना। 6ठा है पहनना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक पहनाना, द्वितीय पहनवाना, ठीक है। तो देखेंगे फिर एक बार। ठहरना, ठहराना, ठहरवाना। दूसरा है धोना, धुलाना, धुलवाना। तीसरा है देखना, दिखाना, दिखवाना। चौथा है लौटना, लौटाना, लौटवाना। 5वां है उतरना, उतराना, उतरवाना। 5वां है पहनना, पहनाना, पहनवाना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए, ठीक है। हमें संधि को विच्छेद करके वह कौन सी संधि होती है हमें उसके बारे में लिखना है। पहला है स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, और यह है यण संधि। आगे है सहानुभूति, इसका संधि विच्छेद है सह प्लस अनुभूति और यह हो गया दीर्घ संधि। थर्ड वन है सज्जन, सज प्लस जन सज्जन, यह हो गया व्यंजन संधि। चौथा है परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार, यह हो गया गुण संधि। 5वां है निश्चिंत, नि प्लस चिंत, निह प्लस चिंत, निश्चिंत, निसर्ग संधि, सॉरी यह विसर्ग संधि है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, विसर्ग संधि कर लीजिए उसको। सदैव, सदा प्लस एव सदैव, वृद्धि संधि, ठीक है। अगर आपको ग्रामर रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, संधि हो चाहे वह समास हो, तद्भव हो, तत्सम हो, लिंग हो, वचन हो, कारक हो, आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैं आपको डिटेल में आपको नोट्स भी दूंगी और समझा भी दूंगी, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है कन्नड़ या अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए। ओके, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। जो हिंदी में दिया है उसे कन्नड़ या फिर हमें अंग्रेज़ी में उसे अनुवाद करना है। चलिए इसको देखेंगे 1 बाय 1। कन्नड़ या अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए। पहला है हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे और इसका कन्नड़ अनुवाद होता है उत्तर ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಲು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ठीक है। दूसरा है स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ, उत्तर ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು। तीसरा है देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, उत्तर ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು। चौथा है अब मैं
बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा. ಉತ್ತರ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತರೆ ನಾನೇ ಕಳುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆನು. ठीक है, तो ये हो गए हमारे कन्नड़ के अनुवाद. नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, ईमान गुण के सामने सही चिन्ह और बेईमान गुण के सामने गलत चिन्ह लगाइए. ठीक है, यहाँ पर वे कुछ गुण को हमें दिए हैं. ठीक है, तो उसमें से पहले हमें पहचाना है कौन से ईमानदारियों के गुण हैं और कौन से बेईमान के गुण हैं. ठीक है, उन्हें हमें पहचानना है, पहला काम. दूसरा काम, अगर वह गुण ईमानदारी की हो तो उस गुण के सामने हमें सही चिन्ह लगाना है. अगर वह गुण बेईमानी का हो, अगर वह गलत गुण हो तो उसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है. चलिए देखेंगे एक एक करके. पहला है, दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापस पहुंचाना. ये अच्छा काम है या बुरा काम? दूसरे लोगों के चीज़ें हम जब लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उन्हें हमें क्या है, वापस पहुंचाना है. तो यह सही है. ठीक है, ईमानदारी का गुण है यह. सेकेंड वन, चोरी करना. सही है ये, चोरी करना? जी नहीं, ये बेईमानी का गुण है ना, गलत है, तो इसके सामने जाएगा गलत का निशान. तीसरा है, रास्ते में मिली वस्तुओं को पुलिस स्टेशन पहुंचाना. अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो कहीं पर हमें कुछ भी मिल जाए, कोई भी कीमती चीज़ हो, किसी का बैग हो, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी मिल जाए तो उसे हमें क्या करना है, उधर ही फेंकना है, उसको घर को लेके आना है? जी नहीं, उसे क्या करना है, स्टेशन पर पहुंचाना है, ऐसा वह कह रहे हैं. तो यह अच्छी बात है ना, ईमानदारी की बात है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे. चौथा है, काम चोरी करना, यानी कि काम से भागना. यह अच्छा है? जी नहीं, यह गलत है, यह बेईमानी का गुण है, तो इसके सामने जाएगा गलत का ऑप्शन. चलिए पांचवा है, बगल में छुरी मुंह में राम राम करना. पता है आपको इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी कि इरादे गलत रखना, दूसरों के बारे में गलत नियति रखना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, बुरा चाहना उनका. ठीक है, लेकिन मुंह से क्या करना, हमेशा राम नाम का जप करना. तो यह गलत है. थोड़ी यहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है, यह गलत कर लीजिए आप पांचवा वन. ठीक है, तो 6 वन है, झूठ बोलना. यह भी गलत होता है. नेक मार्ग पर चलना, यह अच्छी बात है. जानबूझकर गलती करना, अनजाने में करी गलती, ओके नो प्रॉब्लम. अगर जानबूझकर करे तो वहाँ गलती ही है, तो ये भी गलत होगा. बहाना बनाना गलत. सच बोलना सही है. ठीक है, और आगे और थोड़े देखेंगे. 11वां है, समय पर काम पूरा करना. इन टाइम सभी वर्क को फिनिश करना, होमवर्क हो, रीडिंग हो, क्लास वर्क हो, सब कुछ, घर का काम हो, कुछ भी हो, उसे इन टाइम ख़त्म करना. सिलेबस एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस पढ़ के आराम से तैयारी करके बैठ जाना है ना, यानी कि समय पर काम पूरा करना, ये अच्छी बात है, सही का निशान. धोखा देना गलत होगा. जालसाजी करना गलत है. चोरी बाजारी और मिलावट करना, चोर बाजारी और मिलावट करना है ना, आजकल बहुत सारे मिलावट चल रहे हैं ना, हर वस्तु में मिलावट है, कोई भी प्योर नहीं है ना, तो ये गलत है. निष्ठा से कार्य करना सही है ये. भ्रष्टाचार में शामिल होना, करप्ट होना गलत. सेवा भाव से दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सहायता करते हैं लेकिन उसमें भी कैसा है, भावना कैसी होनी चाहिए, स्वार्थी भावना. अगर हम उसे करें, उसकी मदद करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ ना कुछ, जी नहीं, ऐसा नहीं. वो कहते हैं कि सेवा भाव से हमें दूसरों की सहायता करना, ये भी सही है. देश के प्रति सच्चा अभिमान रखना सही है. सच्चे भाव से बड़ों का आदर करना सही है. अपने सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना, ये भी सही है. या फिर झगड़ा करना, जी नहीं,
भाईचारे सा उनके साथ व्यवहार करना, एक फैमिली जैसे, फैमिली मेंबर के जैसे उनके साथ उनको ट्रीट करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है, चित्र देखकर कहानी रचिए और उसके लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। इसे आपको खुद करना है। ठीक है, चित्र को देखिए, उसमें कौन कौन से चित्र है, कौन कौन सी घटनाएं उन्होंने दिखाए हैं। उस घटना के आधार पर आप क्या कीजिए, शब्दों को, वाक्यों को जोड़िए, उसमें अपने विचारों को डालिए, फिर बाद में उस कहानी को जो सूटेबल हो, ओके, उसके उपयुक्त, एक प्रयुक्त क्या कीजिए, उसका शीर्षक भी आप लिखिए। चलिए आगे पढ़ेंगे। भाषा ज्ञान, इसमें पहला प्रश्न, दिए गए निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ वाक्यों को दिया है और उन्हें क्या किया है, उसमें कुछ बदलाव करने के लिए कहा है। ओके, लेकिन उस बदलाव कैसे है, उसके हमें पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो यह काल से संबंधित है। काल आप सब जानते हैं ना, काल भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल, है ना, आपने पढ़ा है ना। ठीक है, तो इसके रिलेटेड है, तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए, भाषा ज्ञान, दिए गए निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। पहला है, मेरे पास चप्पल नहीं थी। नहीं थी, यह भूतकाल हो गया, अभी इसे हमें वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। मेरे पास चप्पल नहीं है, अभी फिलहाल भी मेरे पास चप्पल नहीं है, एट प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा है, एक बिस्तर की चादर गायब है। इसे भूतकाल में करना है, गायब है, अभी प्रेजेंट में गायब है, इसे हमें पास्ट में ले जाना है, भूतकाल में इसे परिवर्तन करना है। कैसे लिखेंगे, एक बिस्तर की चादर गायब थी, ऑलरेडी वह गायब थी, पास्ट टेंस, गायब हो चुकी थी। ठीक है, भूतकाल में। थर्ड वन है, उसमें पैसे तो नहीं थे, भविष्यत काल में। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसे फ्यूचर टेंस में करना है। उसमें पैसे तो नहीं होंगे, नहीं होंगे ना उसमें पैसे, तो हाँ, होंगे नहीं होंगे बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या, नहीं होंगे, ऐसा। ठीक है, तो भविष्यत काल, अनसर्टनिटी। चौथा है, कोई उठा ले गया होगा। कोई उठा ले गया होगा, यह भूतकाल का एक वाक्य है, इसे हमें वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। कोई उठा ले जा रहा है, अभी ले जा रहा है, वर्तमान में अभी वह घटना घट रही है। ठीक है, कोई उठा ले जा रहा है। पांचवा है, वह धूप का चश्मा लगाए थे। लगाए थे, ऑलरेडी पास्ट टेंस। ठीक है, इसे हमें भविष्यत काल में, फ्यूचर टेंस में हमें इसे परिवर्तित करना है। उत्तर होगा, वहाँ धूप का चश्मा लगाएंगे, अभी लगाने वाले हैं वो, कभी फ्यूचर में आगे चलकर वे लगाएंगे। ठीक है, तो हमें इसे लिखना है, वहाँ धूप का चश्मा लगाएंगे। ठीक है, छठा है, सुबह मुझे लौटना था। लौटना था मुझे। अभी इसको हमें भविष्यत काल में, फ्यूचर टेंस में परिवर्तित करना है। सुबह मुझे लौटना होगा, मुझे जाना ही होगा, कब, सुबह। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, ये हो गए हमारे निर्देशानुसार परिवर्तन। अभी देखेंगे दूसरा, भाषा ज्ञान में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे काल पहचान कर लिखिए। अभी वहाँ पर हमने दिए गए निर्देशानुसार काल का परिवर्तन किया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, सीधे काल के बारे में हमें लिखना है, सेंटेंस पढ़ना है, वह किस काल से रिलेटेड है उसे जानना है, उसे पहचानना है और उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, पहला है, मैंने सामान बांधा, ऑलरेडी बांध चुके, भूतकाल बराबर। दूसरा है, बड़ी चोरियां हो रही है, अभी भी हो रही है, हाँ, प्रेजेंट में भी, यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, थर्ड वन, पहले दर्जे का किराया लूँगा, अभी लूँगा, लिए नहीं है, हाँ, ले भी नहीं रहे, अभी लूँगा, यानी कि फ्यूचर में, भविष्यत काल। चौथा है, डेलीगेट दोपहर को ही वापस चले गए,
कैसे, कब चले गए, दोपहर को ही चले गए, यह घटना ऑलरेडी हो चुकी है, तो यह पास्ट टेंस होगा यानी कि भूतकाल। पांचवा है मेरी चप्पलें देख रहे थे, वह मेरी चप्पलें देख रहे थे, ऑलरेडी यह घटना भी घट चुकी है यानी कि पास्ट टेंस भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा है इन कहावतों का अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ कहावतें हैं, उनको हमें पढ़ना है, उन्हें समझना है, उन्हें समझकर उन वाक्यों को प्रयोग में हमें क्या करना है, लिखना है, उनका अर्थ भी समझकर लिखना है और उनको प्रयोग में भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने एक उदाहरण तौर पर हमें दिया है कि हमें किस प्रकार उसे पहचानना है, किस प्रकार उसका अर्थ लिखना है, किस प्रकार उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखेंगे, चलिए। कहावत है जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ इच्छा होने पर उसे पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य का प्रयोग में होता है यदि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। इसी प्रकार हमें क्या है, दूसरे लिखने हैं, जैसे कि गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए, जैसा देश वैसा भेष, निर्बल के बलराम, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। है ना, आपने यह सारी कहावत कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, है ना। आपने शायद इनका प्रयोग भी किया होगा। तो चलिए अभी फिर एक बार करेंगे। पहला है गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए। इसका अर्थ है गुरु से भी आगे निकलना, यानी कि गुरु क्या है, अभी गुड़ बन के ही है, लेकिन उनके साथ में, उनके हाथ में पड़े हुए, उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनके चेले यानी कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो है वे शक्कर बन गए। यानी कि गुड़ से ज़्यादा शक्कर महत्व का है ना, उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ना। तो यानी कि गुरु से आगे उनके शिष्य, उनके विद्यार्थी, उनके स्टूडेंट्स, उनके चेले निकल गए। ठीक है, इसका प्रयोग होगा विवेक ने अपने गुरु से प्रशिक्षण लिया और उसे पुरस्कृत किया गया। यह तो वही बात हो गई जैसे गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए। ठीक है, दूसरा है जैसा देश वैसा भेष। यह तो हम सभी कहते हैं ना, जगह के अनुसार रहना चाहिए, है ना, यह सब हम फॉलो भी करते हैं ना। जैसे जब हमें जहाँ पर रहना है, जहाँ पर हमें जैसे बिहेव करना है, उस प्रकार हम करते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो इसका चलिए वाक्य होगा जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उनके जैसे रहना पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष। है ना, अगर हम किसी के घर अतिथि बनकर जाते हैं तो वहाँ पर जो रहते हैं, उनका जो दिनचर्या है, उनका जो पहनावा है, खान पान है, उनके हिसाब से हमें रहना पड़ता है ना। हम वहाँ पर जाकर हम अपनी तो नहीं चला सकते, इसलिए कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। थर्ड वन है निर्बल के बलराम। यहाँ पर बलराम दो बार हो गया, आप एक ही बार में ले लीजिए क्वेश्चन को। और इसका अर्थ हो गया है बलहीनों का सहारा भगवान होते हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, है ना। यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसको हमेशा उसके साथ में कौन रहते हैं, भगवान जी रहते हैं, राम जी रहते हैं। बल यानी कि शक्ति, स्वयं राम जी ही उनकी शक्ति बनकर आते हैं। तो चलिए इसको वाक्य में देखेंगे। रामो स्वभाव से बहुत भोला है, इसलिए लोग उसका फायदा उठाते हैं, मगर उसे विश्वास है कि निर्बल के बल भगवान होते हैं, या फिर निर्बल के बल राम होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देखेंगे चौथा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यह तो बड़ी फेमस कहावत है ना।
जब भी किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, अगर किसी को कोई वस्तु अगर उसे मूल्यवान नहीं लगती है तो क्या कहते हैं लोग, अरे भाई तू वो क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, जो खाता है वही जानता है ना। चलिए, इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति के हाथ में मूल्यवान चीज़ या वस्तु का लगना। उसे क्या पता, मूर्ख, वो पहले से ही मूर्ख है, उसे क्या पता कौन सी यह वस्तु मूल्यवान है या नहीं, है ना, कोई फायदा नहीं। इसको हम और एक तरह भी देख सकते हैं। हाँ, बंदर के हाथ में मोतियों का हार, बंदर के गले में मोतियों का हार, है ना, क्या करेगा बंदर, मोतियों का हार कह के उसे सज धज कर पहन लेगा? जी नहीं, क्या करेगा उसे, उसे वह तोड़ ही देगा, खराब ही कर देगा, है ना, उस प्रकार। इसका उत्तर है पाश्चात्य संगीत के धुन पर थिरकने वाले युवाओं के सामने शास्त्रीय संगीत का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए यह कहावत सत्य प्रतीत होता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। आजकल सभी लोग तो वही कर रहे हैं ना, रैप, डिस्को, रैप म्यूजिक, यही तो चल रहा है ना सब तरफ। शास्त्रीय संगीत, कर्नाटिक संगीत कौन सुन रहा है आजकल, कोई भी नहीं सुन रहा है ना। तो उनके लिए यही कहते हैं कि अरे उनको क्या पता है कि हमारे संगीत में क्या शक्ति है, क्या जादू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यह भी बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है, यानी कि इसका अर्थ है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, यानी कि बाहर हम जैसे है वैसे अंदर से नहीं होना, या फिर हम अंदर जैसे है वहाँ पर बाहर हम वैसे दिखाई नहीं देना। ठीक है, तो यह होता है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। देखा है आपने हाथी को? हाँ, उसके दिखाने के दांत कैसे होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, लेकिन उसके खाने के दांत क्या है, अलग ही है ना। जी हाँ, चलिए वाक्य में देखेंगे। मोहन का व्यवहार घर में अलग और पाठशाला में अलग था, इसलिए कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स ऐसे ही रहते हैं ना, घर में बड़ी मस्तियाँ करते हैं, ये करते हैं, फिर जब बाद में स्कूल में आने के बाद क्या है, एकदम से साइलेंट, एकदम से डिसेंट बन जाते हैं। और कुछ बच्चे कैसे रहते हैं, स्कूल में मस्ती करते हैं और घर जाने के बाद अरे मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, कुछ नहीं करता, है ना, इस प्रकार से दिखाते हैं। उन लोगों के लिए यह मुहावरा, यह कहावत जो है वह फिट हो जाएगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चलिए आगे बढ़ेंगे पाठ से आगे। तो ये जो था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यह क्या है, आपको कुछ वर्क है, देखेंगे क्या है। विद्यार्थियों की समस्याओं पर अपनी पाठशाला में एक विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन कीजिए। ठीक है, किसी सम्मेलन में भाग लेकर वहाँ के अनुभवों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ये सब आपको ही करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। इसी तरह आगे के चैप्टर्स के लेसन्स के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।